नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक की। सीएम विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद सीएम साय ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की और अफसरों को सभी कार्य तेजी से पूरे करने के निर्देश भी दिए थे। वहीं अब लगभग 3 महीने के बाद साय कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद भी है। यह बैठक नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में शाम 6 बजे तक चलेगी। साय कैबिनेट की बैठक में 33,000 शिक्षकों की भर्ती, महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव, निकाय चुनाव, खाद बीज, पीएम आवास और बलौदा बाजार की घटना पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में शिक्षक भर्ती और महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव पर मुहर लग सकती है। बैठक में विधायकी छोड़ चुके बृजमोहन अग्रवाल की बतौर मंत्री मौजूदगी चर्चा का विषय है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार में भूपेश कैबिनेट की ज्यादातर बैठकें सीएम हाउस कार्यालय में होती रही हैं। भूपेश सरकार के कार्यकाल में 5 सालों में महानदी भवन मंत्रालय में महज 5 से 6 बार ही कैबिनेट की बैठकें हो पाई थी। वहीं मौजूदा बीजेपी सरकार में विष्णुदेव साय कैबिनेट की लगभग सभी बैठक मंत्रालय में की जा रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि पिछली भूपेश सरकार ने मंत्रालय को उपेक्षित रखा, घर से सरकार चलाने की कोशिश की गई। हमारी सरकार लोगों को सुनने वाली सरकार है, लोगों के हित में कार्य किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार राजधानी रायपुर से चलती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ये बताए सरकार कौन चला रहा है, ओपी चौधरी चला रहे हैं, विजय शर्मा चला रहे हैं या फिर अरुण साव चला रहे हैं। क्या आज की कैबिनेट में कुछ बोल्ड फैसले होंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है और अभी उसके हमारे पास में पूरे कहते हैं कौन कौन से विभागों की क्या क्या विषय है उसको लेकर के प्रेस ही नहीं आई है। इसलिए 3 महीने बाद ये क्योंकि बैठक हो रही है और मंत्रालय में बैठक हो रही है। पिछली सरकार ने तो मंत्रालय को उपेक्षित करके रखा था, घर में ही पूरा सरकार चलाने की कोशिश करती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों की सुनने वाली सरकार है, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। मंत्रिपरिषद पूरा मंत्रालय में बैठ करके निर्णय लेता है और योजना बना करके बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करता है। आज तक मेरा निवास भिलाई में है, 5 साल में भिलाई नहीं गया और वहाँ से सरकार नहीं चलती थी। सरकार रायपुर राजधानी से चलती थी और अब तो ये है विष्णुदेव साय की सरकार कौन चला रहा है कि वहाँ ओपी चौधरी चला रहा है कि विजय शर्मा चला रहा है कि अरुण साव चला रहे हैं, कौन चला रहा है ये तो बताए। और इस खबर पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक, अब माफी चाहेंगे, आशीष यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। आशीष जी, बड़ा सवाल आप पर लगाया जा रहा है कि आपकी सरकार जो थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, वो मंत्रालय से नहीं बल्कि सीएम हाउस से संचालित होती थी। इसको लेकर केदार कश्यप का बयान भी सामने आया, आपने सुना है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि विकास में रोड़ा, मंत्रालय में बैठक ना होना, क्या सीएम हाउस में बैठक होना, ये रही है इस वजह से भूपेश सरकार जो है 2023 में रिपीट नहीं हो पाई? ये रिपीट नहीं हो पाई, इसके काफी कारण हो सकते हैं और वो हमने जनता का जनादेश माना। पिछली भूपेश सरकार ने अपने 36 में से 34 वादे पूरे किए थे और बेहतरीन तरीके से सरकार चल रही थी। रायपुर राजधानी से सरकार चल रही थी, किसी सीएम के घर से नहीं चल रही थी। जैसा कि आपने भूपेश बघेल जी का बयान सुना कि वो भिलाई में रहते थे, भिलाई 3 में वो रहते हैं, उनका निवास जानते हैं, पर वो पूरे 5 साल रायपुर में रहे। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों को सरकार कैसे चलती थी इससे ज्यादा जरूरी ये है कि सरकार आप कैसे चला रहे हैं। क्या आप सरकार ऐसे चला रहे हैं जहां जिला मुख्यालय फूंक दिया जाता है, एसपी का कार्यालय फूंक दिया जाता है और प्रशासन और शासन अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि मंत्री जो है दूसरे विधायकों पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के विधायकों पर आरोप लगाते हैं। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ में जो हादसा हुआ है
छत्तीसगढ़ में जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना पूरे देश में कहीं भी नहीं हुई। जिले का कार्यालय जहां से जिला नियंत्रित किया जाता है वो आगजनी हो गया, और इसके बावजूद सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय मामले को टालते नजर आ रही है, मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, और अभी भी सीबीआई जांच की जो मांग है उस पर चुप्पी साधे हुई है। लेकिन आशीष जी, आपको लगता नहीं कि 6 महीने की विष्णुदेव साय सरकार अच्छे फैसले ले रही है? मोदी की गारंटियों को, जो गारंटी उन्होंने दी थी उनको पूरा कर रही है। एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ योजनाएं हैं वो लागू की गई, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे किसानों को लेकर जो बोनस देने की बात है, 31 रुपये में धान खरीदी का वादा था। क्या इन सब कामों से आप खुश नहीं है कि अच्छा काम कर रही है सरकार? मैं छत्तीसगढ़ की जो साय सरकार है उसने जो बिजली में वृद्धि की, बेरोजगारी भत्ता बंद किया, राजीव युवा मितान बंद किया, साथ ही साथ 7 किलो प्रति व्यक्ति राशन मिलता था वो 5 किलो मिलने लगा, जिसकी बात कहीं भी नहीं हुई। अचानक से वो 7 किलो 5 किलो हो गया। जिस एक परिवार को 35 किलो राशन मिलता था अब उस परिवार को 25 किलो राशन, 10 किलो राशन प्रति परिवार कम कर दिया गया। वृद्धि की गई, पहले तो बिजली बिल जो हाफ था उसे बढ़ा दिया गया, उसके बाद बिजली दरों में भी और बढ़ोतरी कर दी गई, बिजली की जो कटनी है वो शुरू कर दी गई। आप बात कर रहे हैं महतारी वंदन योजना की, अभी इनके मंत्री का बयान आया था कि महतारी वंदन योजना में भी ये स्क्रूटनी करेंगे, छाटेंगे फॉर्म में कितने लोगों का, ज्यादा लोगों का बेनिफिशरीज का नाम है, उस बेनिफिशरीज की स्क्रूटनी की जाएगी। ये लोकसभा चुनाव के बाद ही हमें सुनने में आया। आप बताइए कौन से ताबड़तोड़ फैसले हो गए? आज जिस बात पे बैठक हो रही है हम देखेंगे कि उस बैठक में क्या निकल कर आता है। जो 33,000 घोषणाएं थी इन्होंने चुनाव के पहले तो कर दी थी, आज वो उसकी बैठक कर रहे हैं, उस पर भी कोई निश्चितता नहीं दिख रही है। आप देखिए जो बम ब्लास्ट हो गया फैक्ट्री में, 19 लोगों की जान चले गई पिकअप गाड़ी में, उसके बाद ये इतना बड़ा आगजनी कर दी गई, वहां पर बलौदा बाजार का जिला कार्यालय फूंक दिया गया। इन सब बातों पे सरकार गिरी हुई है और मुझे कहीं भी कोई ताबड़तोड़ फैसला जवाब लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है, आशीष जी जवाब लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जो है दिनेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का एक बहुत बहुत स्वागत है। देर न लगाते हुए दिनेश अग्रवाल आपके पास आऊंगा। आपने तमाम आरोप सुने हैं आशीष जी के। आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लोकसभा चुनाव के बाद जो है पहली बैठक हो रही है। अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जो प्रदेश के विकास में कारगर साबित होंगे, आज पास होंगे? अग्रवाल जी। सर्वप्रथम तो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को मैं बता देना चाहूंगा, शायद में इनको जानकारी अधूरी है, क्योंकि इनके पास 4 चश्मे नहीं 10 चश्मे हैं। एक सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इनकी सरकार है ना, एक घर से चलती थी। आज तक भूपेश बघेल जी जब तक मुख्यमंत्री थे वहां का कार्यालय नहीं देखे थे, जो हमारा नया रायपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय, ये घर से बैठ के चलाते थे। एक व्यक्ति विशेष की ये पार्टी बन के रह गई थी। और आज हम सब देख रहे हैं कि आज का जो मुख्यमंत्री है, जो जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, जो जनता का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में जा करके बैठक ले रहा है। सबसे पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। जनता ने इन्हें मुख्यमंत्री पद इसलिए दिया था कि ये घर से सरकार ना चलाए, मुख्यमंत्री कार्यालय सरकार चले। गिनती का इन्होंने 5 साल में इनके मुख्यमंत्री 5 बार बस गए उस कार्यालय में। अब बात करते हैं ये पीएससी घोटाले वाले, चारा घोटाले वाले, गोबर घोटाला वाले, राशन घोटाला वाले, कोयला घोटाले वाले, जिसके पूरे के पूरे मंत्री के अधिकारी आज जेल की हवा खा रहे, और इनका भूपेश बघेल खुद जेल की हवा खाने। आशीष जी बड़े आरोप लग रहे हैं घोटालों को लेकर आप पर। मैं कहना चाहूंगा, मतलब मेरे को हास्यास्पद बात लगती है ये जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। आप देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के 4 चश्मे हैं, इनके 4 मुख्यमंत्री हैं क्या? इनके 4 मुख्यमंत्री हैं। अरे साहब हम विपक्ष में हैं, आपके टाइम पे आज पूरी कार्यालय में आज बैठक होगा। सर चिल्लाने में अधिकारी, चिल्लाने में बैठक बढ़ेगी। आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आपको जवाब देना होगा। समीर मिश्रा कौन था? माइनिंग घोटाले का आरोप, आपके पूरी अधिकारी जो कि करप्शन आपके अधिकारी किए थे, आप करप्शन के मास्टरमाइंड कहलाए थे, इसलिए आपके जनता ने पहले विधानसभा में नकारा, लोकसभा में दिया। आपके 4 के 4 मंत्री चुनाव हार गए।
शर्म आनी चाहिए हम आपको। चुनाव हार गए इतना तो शर्म नहीं भ्रष्टाचार आई की हमें। करनी आपने कि हाथ कांग्रेस चला दिया, पार्टी पूरा इसका जिला मुख्यमंत्री चलिए दिनेश जी और आशीष जी इस चर्चा को अच्छा बनाएं, सजग बनाएं, ताकि जनता के हित को लेकर हो। एक एक कर बात रखेंगे तो अच्छे से जनता तक भी मैसेज आएगा और आपकी पार्टी तक भी मैसेज चलेगा। दिनेश जी और आशीष जी, मैं दोनों मेहमानों को, दिनेश जी और आशीष जी, जब जब कांग्रेस आई है भ्रष्टाचार हुआ है। दिनेश जी, जीएसटी में मेरे युवाओं का यौवन बर्बाद दिनेश जी करके आशीष जी दोनों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक एक करके बात रखिए ना। आपके मुद्दे की बात जनता तक जाएगी तो सरोकार एटीएम बन गया से जानी चाहिए। ये स्थिति थी। दिनेश जी शक्ति रखिए सर। आशीष जी, एक एक करके हम सवाल जवाब कर लेते हैं। अच्छा, इस चर्चा को हम हितैषी जनहितैषी बनाएं। जी दिनेश जी, मैं आप पर ही आना चाहूंगा। आप बोल रहे हैं कि आपकी सरकार जो है महानदी मंत्रालय में बैठक, महानदी भवन मंत्रालय में बैठक कर रही है और पूर्ववर्ती सरकार ने जो सरकारों की बैठक, कैबिनेट की बैठक जो है वो घर से चलाई है। बैठ के कहीं भी हो सर, जो फैसले वो अच्छे होने चाहिए, जनहितैषी होने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले कपिल जी आपको बता देता हूँ जी, सब जगह की एक मर्यादा होती है। हर जगह का एक मर्यादा होता है। कोई सरकार रोड में बैठ के सरकार नहीं चलाती है। सरकार को चलाने के लिए भी कोई जगह नियुक्त की जाती है कि प्रजातंत्र का हिस्सा है। इसलिए ये बात कहना कि कहीं से भी सरकार चलाए, सरकार चलती है प्रजातंत्र लोकतंत्र में। हर जगह का अपना अहमियत है। विधानसभा में विधानसभा की बैठक होती है, सबकी जगह है। आप विधानसभा की बैठक आप रोड में नहीं करा सकते। इनका मुख्यमंत्री क्योंकि भूपेश बघेल डरता था, क्योंकि घोषणा कर नहीं सकते थे, ये जानते थे। भाषा पर कंट्रोल रखिए सर, थोड़ी सी भाषा पर कंट्रोल रखिए। सच्चाई, अगर सच्चाई सुनने का हक नहीं है तो उठ के चले जाइए। सच बोलूंगा सर, आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, पूरा प्रदेश बोलता है। और ये भ्रष्टाचार पे ठप्पा लग चुका है और आप भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रदेश की जनता बोल रही है। प्रदेश की जनता ने आपको, भाई साहब ऐसे लोगों को मत लाइए जो डिबेट में भाग नहीं ले सकते। दिनेश जी बार बार अपन शब्दों की मर्यादा पर रहे हैं। जो बिल्कुल मैं मर्यादा पे हूं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमने चुनाव। दिनेश जी चलिए, दिनेश जी इस चर्चा का रुख चेंज करते हैं। आज बैठक होने वाली है, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक है। किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी? क्या शिक्षक भर्ती जो है उस पर आज मुहर लगेगी, या फिर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला देखा जा रहा है? सरकार पर निगाहें टिकी हुई हैं कि महापौर अध्यक्ष के चुनाव हैं जो प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं, तो क्या इन प्रस्तावों पर आज रजामंदी होती हुई सरकार दिखेगी? ये बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है। साए साए काम करने वाली सरकार है और साए साए काम होते हुए देख रहे हैं। चाहे महतारी वंदन हो, 3100 रुपए क्विंटल धान हो, चाहे 2 साल का बोनस हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, कोई भी योजना हो, इस सरकार ने 2 माह का कार्यकाल मिला था, क्योंकि फिर आचार संहिता के हम उसमें चले गए। जी दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। जी जी, हम सब देखे हैं कि आज ये साय सरकार का विश्वास लोकसभा चुनाव में भी जनता ने 11 में 10 सीट देकर एक बार फिर चलिए जवाब लेते हैं। आशीष जी, यहाँ पर जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में यह तय कर दिया है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोप भी लगाए भ्रष्टाचार के आपकी सरकार पर, पूर्ववर्ती सरकार पर, गोबर घोटाला, जन कौन से भर्ती घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला। अब इसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, घोटालों की जो ये बात कर रहे हैं उस पर जांच करा ले। इनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। जो दोषी हैं उनको जेल में डालने का ये काम करें। जिस महादेव घोटाले की ये बात करते थे, आज भी महादेव ऐप संचालित है, छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहा है। क्यों नहीं पुलिस अंदर कर दे रही, क्यों नहीं महादेव ऐप को रोक ले रही? ये जवाब लेने का विषय है सरकार से। आप जो मुद्दे की बात कर रहे थे कि इस बैठक में क्या निर्णय लेने वाली है सरकार, मैं भी पूछना चाहता हूं। क्या भर्तियों पर निर्णय आने वाला है? क्या प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव पे, नगरीय निकाय चुनाव पर निर्णय लेने वाली है? प्रवक्ता जी को अगर जानकारी है तो कृपया करके बता दें। और अगर नहीं है, दोबारा सवाल किया है आशीष जी ने। 3-4 लोग सरकार मिलकर चला रहे हैं। शायद सीएम साहब विजय शर्मा जी हैं या ओपी चौधरी जी हैं। समझ में थोड़ा आता नहीं है कि निर्णय करता कौन है। एक निर्णय की और नेतृत्व कभी तो सरकार में दिखती ही है। चलिए दिनेश जी, आज जवाब दे दिए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आज की बैठक में क्या कुछ फैसला होने वाला है। साथ ही सरकार कौन चला रहा है? ओपी चौधरी चला रहे हैं, विजय शर्मा चला रहे हैं, अरुण साव चला रहे हैं। बड़ा सवाल लगाया आप पर। इस सरकार को सौम्या चौरसिया नहीं चला रही है। इस सरकार को अनिल टूटेजा नहीं चला रहा है। इस सरकार को भ्रष्टाचारी लोग नहीं चला रहे हैं। इस सरकार को जनता के चुने हुए नुमाइंदे,
चाहे वो अरुण साव जी हो, चाहे विजय शर्मा जी हो, चाहे टंगराम वर्मा जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, चाहे पीएम साहब हो, सभी लोग मिलके चला रहे हैं। क्या निर्णय आने वाला है सर कैबिनेट में? हो रही है सौम्या क्या निर्णय चौरसिया आने वाला है कैबिनेट में? नहीं हो रही है, सौम्या चौरसिया लेती थी क्या निर्णय आने वाला है आप मैं कैबिनेट में? सब देखे हैं वो क्या निर्णय आने वाला है कैबिनेट में? बता देना चाहूंगा भाई साहब, इच्छा को सीएम साहब ले रहे हैं और जनता की हर एक इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे कैबिनेट की बैठक के माध्यम से होने जा रही है। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आपने जिस हिसाब से भ्रष्टाचार किया था वो दिनेश जी अपने सरकार और अपने कार्यकाल की बात करेंगे तो अरे मुझे आप लगता है कि किस बेहतर होगा। आप किस बात नहीं पर तो तो भारतीय भाई जनता साहब, पार्टी की जनता नाकामी गिनानी है तो पिछले 25 साल की गिना सकता हूँ। आपके भ्रष्टाचार को भी जानना मैं चाह रही चावल है घोटाला, मैं जनता जानना नोटबंदी चाह रही है आप कांड, किस मैं आपके कोड़वा भ्रष्टाचारी कांड लोगों और मैं रमन सिंह की सारे घोटाले गिनाने निकलूंगा तो रात हो जाएगी। भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है कांग्रेस पार्टी। हम आप बताएंगे देश में नीच के बच्चों के साथ भ्रष्टाचार करके रोज में गालियां लड़ रही है। जनता का काम करने जा रही है। विषय पर बात करिए। आपको लगता है दिनेश जी आशीष जी, मैं दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जो है रमेश पांडे साहब भी जुड़े, उनको भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। दिनेश जी और आशीष दोनों को रोकना चाहूंगा। रमेश पांडे जी का रुख करूंगा। जवाब देने की बजाय आप विपक्षों को पर आरोप लगा रहे हैं। साहब आप सरकार भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी बोल रही थी। आशीष जी दिनेश जी, मैं दोनों को निवेदन करूं, दोनों थोड़ा शांति से रखें। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े, उनको भी सुन लीजिए आप। पांडे जी क्या कहेंगे? आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है और लास्ट जो बैठक वो 6 मार्च को हुई थी शायद। तो क्या लगता है कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, क्या कुछ कयास इस बैठक को लेकर निकाले जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, अपने दोनों साथियों से भी अनुरोध करूंगा जी। कैबिनेट की बैठक सरकार का विषय है, सरकार उसमें क्या निर्णय लेती है उस पर हमको पहले से अपना कोई भविष्य वक्ता हम लोग नहीं है। हम लोग तय कर दें कि ये चीज होने वाला है, ये होने वाला है, इस पे ऐसा होगा, उस पे वैसा होगा जी। हमको एक ऐसे विषय पर अगर आपने कैबिनेट पर डिबेट करने का, चर्चा करने का एक टाइम निकाला है तो क्या होना चाहिए इस पर चर्चा करनी चाहिए। एक सार्थक बहस होनी चाहिए कि कैबिनेट में इन चीजों को रखा जाए तो अच्छा हो जाएगा, ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए तो जनता को का हित हो जाएगा। इसमें सिर्फ पुरानी बातों को लेकर के उलझना, आरोप प्रत्यारोप करना, इस पे कोई मायने नहीं रखता। आज जो कैबिनेट की बैठक है, जो मैं समझता हूं आज जो महत्वपूर्ण है, वो प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सांसद चुन लिए गए। तो हो सकता है कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री के पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरा विषय आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से या कह लीजिए कि आचार संहिता खत्म होने के बाद से मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की बैठकें ली है। उसमें बहुत सारी ऐसी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जो चुनाव के समय में घोषणाएं की गई थी। अभी कल की बैठक में विजय शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में महतारी सदन का निर्माण कराए जाने का जो ड्राइंग डिजाइन है उसका अनुमोदन कर दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में वो विषय भी आ सकता है कि कैबिनेट उसको पारित कर दे और पूरे प्रदेश में महतारी सदन का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा दे सकते हैं। और भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया था 2 दिन पहले कि प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। ऐसे विषयों पर हो सकते हैं प्रस्ताव आ सकते हैं, उनका अनुमोदन किया जा सकता है। बाकी हम ये कहें कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं किया, फला सरकार चला रहे हैं, फला सरकार नहीं चला रहे हैं, इस विषय को पांडे जी आज की जो कैबिनेट की बैठक हो रही है इसमें एक बड़ा जो सवाल है, जो बड़ा मुद्दा है कि निकाय चुनाव को लेकर जो सुबुगाहट थी कि निकाय चुनाव में महापौर अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार कराने का फैसला ले सकती है, यानी पूर्ववर्ती सरकार का जो फैसला था उसको पलट सकती है। तो क्या आज इस पर भी मुहर लगती हुई नजर आएगी? आप देखिए कपिल जी, इस बारे में मैं बता दूं, 2 दिन पहले जी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में तय किया जा चुका है कि राज्य में जो निकाय चुनाव कराए जाएंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे जी। तो इस पर अब कोई एक ऐसा संभावना नहीं जताना है कि प्रत्यक्ष हो गया या अप्रत्यक्ष होगा। सरकार की कोर कमेटी ने, भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसकी कोर कमेटी ने तय कर लिया है। इसमें 2 विषय महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण एक है कि निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाएंगे। दूसरा, पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराए जाने की भी बात चल रही है, ये भी एक चर्चा चल रही है। जी, तो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव प्रदेश में एक साथ हो सकते हैं, ये बात भी आ सकती है। और पांडे जी, एक सवाल और मेरा, बलौदा बाजार की जो हिंसा हुई थी, क्या उस हिंसा को लेकर क्या सीएम अपने मंत्रियों से, विभागों से रिपोर्ट मांग सकते हैं? उस पर भी कोई फैसला हो सकता है क्या आज? देखिए उसके लिए न्यायिक कमेटी का गठन किया जा चुका है और उस कमेटी के अध्यक्ष का भी चयन किया जा चुका है। सरकार ने 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है, तो मेरे ख्याल से उसमें बीच में दखल देने का कोई विषय नहीं लग रहा है। चलिए, अब बीजेपी प्रवक्ता जो है दिनेश अग्रवाल जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। अग्रवाल जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, नगरीय निकाय के बारे में इस सरकार में एक आएगा, आज कैबिनेट की बैठक का एक विषय होगा जी। हमारे माननीय मंत्री जी लोग बहुत सारे सब्जेक्ट लेके आएंगे। दिनेश जी एक बात और रख दूं तो शायद आपकी बात और अच्छे से आ जाएगी। जी। निकाय चुनाव में जैसे बहुत सारे पिछले सरकार ने इस बात का डिसीजन लिया था कि निकायों का विस्तार किया जाएगा। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो नगरीय निकाय क्षेत्रों के आसपास के हैं और वो निकाय क्षेत्र में आना चाहिए। तो उस विषय पर भी इस बैठक में एक निर्णय लिया जा सकता है कि बहुत सारे गांवों को जो ग्रामीण क्षेत्र में है नगरीय निकाय क्षेत्र में आ सकते हैं। जी, आप बोलिए। बिल्कुल जी। तो दिनेश जी, क्या माना जाए इस बैठक में? अब जो है जैसे कि रमेश पांडे साहब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो क्या नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ने वाली है, निगम की संख्या बढ़ने वाली है इन चुनाव से पहले? नहीं, इसमें कुछ गांव को सम्मिलित करने पे विचार हो सकता है। बाकी मंत्री जी जो सब्जेक्ट लाएंगे, देखिए अभी अपन डिबेट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये अपन डिबेट करते हैं तो बहुत सारे विषय चर्चा के दरमियान भी आते हैं। बहुत सारे मंत्री जी भी हैं, मंत्री जी भी अपने विचार रखेंगे, कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी, बहुत सारे चीजों पे मुहर लग सकता है। जैसे कि मेरे भाई साहब ने एक बात बताया, वो बात मैं बोलना ही चाह रहा था लेकिन रमेश जी ने बता दिया कि सदन बनना है महतारियों के लिए, उस पे भी चर्चा होनी है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो इस बैठक में आएंगे और बहुत सारे विषय पे चर्चा भी होगी और बहुत सारा विषय अगले कैबिनेट में आएगा, क्योंकि ये सरकार 5 साल चलने वाली है। बहुत सारे जनमानस के विषय इस सरकार पूरा करने। दिनेश जी, लास्ट प्रतिक्रिया आशीष जी से लेते हैं। आशीष जी, क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? कम एक लाइन में जवाब दीजिएगा आशीष जी, चूंकि समय की सीमा समाप्त हो रही है। जिस रूप से बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग है, उस पर सरकार को एक बार पुनः रिव्यू करना चाहिए। साथ ही साथ जो बेरोजगार युवा है वो सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि शिक्षक भर्ती के ऊपर जो है सरकार निर्णय लेगी। इसके अलावा मुझे जानकारी है कि रमन सिंह को इस्तीफा सौंप दिया है बृजमोहन अग्रवाल जी ने कुछ ही देर पहले, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन नया शिक्षा मंत्री होगा हमारे प्रदेश का। और जो मुख्य मुद्दा है, एक और जो मुद्दा आपने उठाया कि नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे, अगर होने हैं तो इसकी जानकारी सरकार को, सभी लोगों को दे देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आप तीनों मेहमानों का। तो अब देखना होगा कि आज कैबिनेट की होने वाली बैठक में मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और ऐसे कौन कौन से फैसले होंगे जो आज इस कैबिनेट में मुहर लगते हुए नजर आएंगे, और इन फैसलों से जो है छत्तीसगढ़ की जनता को आगामी समय में कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश कैबिनेट पर सियासत में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।